बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करेंगे। प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसका सवाल आने से पहले कई बार हमें ये भी बताना पड़ता है कि वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो विकास किया, उससे पूर्व लोथेनग्रेन ने ज्योमेट्री विधि के आधार पर चतुष्फलक परिकल्पना का भी प्रतिपादन किया है। और उन्होंने दो तथ्य रखे थे कि ए स्फीयर इज दैट बॉडी विच कंटेन्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट इट्स सरफेस एरिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि ए टेट्राहेड्रॉन इज दैट बॉडी विच कंटेन्स द लिस्ट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। इन दोनों तथ्यों के आधार पर उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन की, महाद्वीपों की जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की बात की, लेकिन उसमें कमियां थी। वर्तमान समय के आधार पर उसमें कमियां निकली और उसकी पूर्ति के लिए अल्फ्रेड जो वेगनर हैं, उन्होंने महाद्वीपों का जो विस्थापन की बात की कि महाद्वीप जो वर्तमान स्थिति है उससे पहले विस्थापन होके ये अलग हुए हैं। और उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले ये उनका इंट्रोडक्शन की यदि बात करें तो वेगनर जो हैं वो जर्मनी के एक जलवायुवेत्ता थे। कई बार उन टाइम पूछ लेते, वेगनर हैं वो जलवायुवेत्ता थे, भूगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे और इतिहासकार थे। तो ये इस तरह से टाइप में पूछते हैं। तो ये जलवायुवेत्ता और भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसका विवेचन नहीं हो पाया और उसके बाद में 15 से 19 के बीच में हो पाया है। लेकिन ये कहने का मतलब है कि वेगनर ने जो अपने विस्थापन सिद्धांत के आधार पर महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को उन्होंने गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने अपनी प्रतिस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन किया कि महाद्वीप स्थिर है। इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना है। और उनकी जो मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन, उन्होंने ये माना है कि जलवायु का जो हमेशा समय के साथ परिवर्तन हुए हैं और उन्होंने दो तथ्यों को रूप में इसको माना है। दो तथ्य मान के किया है कि वास्तव में जलवायु का या कटिबंधों का परिवर्तन होता है नहीं है। पहला उन्होंने बताया कि यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रम से स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत है तो कभी उष्ण गर्मी तथा शुष्क कभी आर्द्र गर्मी का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतर के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया और उन्होंने स्थानांतर और प्रवाह पर विश्वास किया। इसका मतलब वेगनर ने ये जो ड्रिफ्ट है, प्रवाह है, कि उन्होंने कहा कि महाद्वीप और महासागरों का स्थानांतरण हुआ है, प्रवाह हुआ है, इस चीज़ को उन्होंने प्रधानता दी है। उन्होंने वर्तमान जो सिद्धांत का जो रूप की बात करें तो उन्होंने प्रारंभ में बताया कि कार्बोनिफरस युग में समस्त जो स्थल भाग था वो एक पेंजिया के रूप में था। कार्बोनिफरस में संपूर्ण जो महाद्वीप थे, महासागर थे, वो जुड़े हुए थे। उसके बाद में उसके चारों ओर विशाल महासागर भी थे, अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार भी था और जिनका नामकरण वेगनर ने पैंथालास, जो महासागर और सागर थे उनका नाम उसने वेगनर ने पैंथालासा कहा। पेंजिया का जो उत्तरी भाग में लोरेंसिया और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड सम्मिलित था। इस उत्तरी भाग लोरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया थे और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर और प्रायद्वीप भारत तथा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सम्मिलित थे। इस आधार पर उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो पेंजिया की जो 3 परतें उन्होंने बताई, उनमें सियाल सीमा और निफे बताई और सियाल सीमा भी बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, ये बात भी उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन इन तथ्यों के होते हुए भी उसके सिद्धांत के एविडेंस दिए कि क्या वास्तव में पेंजिया का विभजन हुआ है। कुछ लोगों ने ये कहा कि पेंजिया जैसे वर्तमान में महाद्वीप और महासागर थे उसी स्थिति में पहले भी थे, इसलिए इस तथ्य को मानते हुए उसने एविडेंस इन फेवर ऑफ पेंजिया के बारे में बताया कि पेंजिया का जो विभजन हुआ है उसके लिए उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं। तो पहला प्रमाण उन्होंने ये दिया है जिग्सा फिट, जैसा था वैसा फिट है, कि यदि एक आप चौक लेकर उसको तोड़ते हैं और फिर दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो जुड़ जाता है, लेकिन दूसरी साइड से जोड़ते हैं तो वो नहीं जुड़ता है। तो उसी प्रकार से वेगनर ने कहा कि यदि अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को यदि आपस में मिलाया जाए
तो ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, इसको जिग्सा फिट कहा है उन्होंने। और इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका की पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट को यदि मिलाया जाए तो आपस में मिल जाते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि पहले इसका पेंजिया था और उसके बाद उसका विभजन हुआ है। दूसरा, उन्होंने भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर यह बताया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों में कैलिडोनियन तथा हर्षियन पर्वतक्रम में समानता पाई जाती है। मतलब इधर आंध्र महासागर के दोनों जो तट हैं उनमें, मतलब अटलांटिक जो ओशियन है वो उसके दोनों तटों पर पूर्व पश्चिम वाले जो तट है उनमें दोनों में कैलिडोनियन और हर्षियन पर्वतक्रमों में समानता मिलने का मतलब है कि ये पहले समान थे, उसके बाद उसका विभाजन हुआ है। तीसरा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो उन्होंने बताया कि दोनों तट जो है दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों का अध्ययन करने से बताया कि दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त साम्य था और उन तटों को पूर्ण रूप से नहीं मिलाए जा सकते। इसका मतलब है कि पूर्ण समानता थी पहले और वहीं से वो टूट के अलग हुए हैं। इसी प्रकार से वनस्पति की बात करें तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाई जाने वाले जो जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं तथा वनस्पति के अवशेषों में पर्याप्त समानताएँ मिलती हैं। इसका मतलब दोनों तटों को अलग किया है और पहले वो एक ही समानता थी, इसका मतलब दोनों तट एक समान थे, इसलिए दूर करते हैं तो वो समानता पाई जा रही है। इसी प्रकार से वर्तमान में यदि ग्रीनलैंड का जो है 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर खिसक रहा है ना, ये प्रमाणित करता है कि वास्तव में पेंजिया का विभाजन हुआ है। और अंतिम लेमिंग जीव है कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली जो लेमिंग जीव हैं छोटी छोटी संख्या में हजारों में थे और पश्चिम की ओर भागते वो सागर में गिर जाते थे। ये उनके स्वभाव के आधार पर मानते हैं कि पहले सागर नहीं था और उसके बाद वो विभजन हुआ है, इसलिए पेंजिया का स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार से ग्लासोप्टेरिस वनस्पति का दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि कभी ये स्थलभाग मिले हुए थे। और कार्बोनिफरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना ये भी संभव करता है कि उस वक्त जो हमारा दक्षिणी ध्रुव था वो डरबन के पास था। तो इस प्रकार से इन फैक्ट्स के आधार पर, इन एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि पेंजिया कार्बोनिफरस युग में था और उसके बाद इओसिन युग में आते हुए तो इसका विभजन हो गया और प्लेस्टोसिन युग में वर्तमान की स्थिति में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि पेंजिया था और फिर उसका विभजन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऐसे कौन सा बल लगा जिसके कारण से पेंजिया का विभजन हुआ? तो वेगनर ने इस प्रकार 2 प्रकार के बल बताए। नंबर 1, भूमध्य रेखा की ओर जो बल लगा वो गुरुत्व बल था तथा प्लवनशीलता का बल था, फोर्स ऑफ बायोन्सी था, जिसके कारण महाद्वीप सियाल का बना है और सीमा में कम घनत्व वाला है। अर्थात पहले उन्होंने बताया कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। दूसरा, उन्होंने बताया कि महाद्वीप को जो पश्चिम दिशा की ओर जो प्रभाव लगा है वो सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण माना गया है। ये 2 तरह के बल लगे, एक तो टाइडल फोर्स और एक फोर्स ऑफ बायोन्सी। इसके कारण पेंजिया का विभजन हुआ। लेकिन महाद्वीपों का वास्तविक प्रभाव कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन सी क्रम में हुआ, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पेंजिया का जो विभजन है वो कार्बोनिफरस युग में प्रारंभ हुआ। गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पेंजिया 2 भागों में विभजन हो गया। उत्तरी भाग लॉरेंशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया गया और बीच का जो भाग था वो तेथीस सागर के रूप में उभरा। ज्यूरेसिक युग में गोंडवानालैंड का विभजन हुआ, मतलब कार्बोनिफेरस के अंत में या ज्यूरेसिक काल भी हम कह सकते हैं। तो ज्यूरेसिक युग में गोंडवानालैंड का विभजन हो गया और ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवानालैंड से अलग होकर प्रभावित हो गई। इसी समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण, टाइडल फोर्स के कारण पश्चिम की ओर प्रभावित हो गई। मतलब दोनों बल एक साथ लगे, एक इक्वेटर की तरफ लगा और दूसरा पश्चिम की ओर लगा, तो ज्वारीय बल का दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रभावित हो गई। प्रायद्वीप भारत के उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिकाओं के पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण एटलांटिक महासागर, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर टाइडल फोर्स के कारण हुए, चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो थी वो लगी, तो उसके कारण से ये दोनों उसमें प्रभावित हुए। तो ये हमारे उत्तरी और अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो भाग है उसके अंतर्गत ये महाद्वीप का ज्वारीय बल के कारण प्रभावित हुआ और प्रायद्वीप भारत के उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। प्रायद्वीप भारत उत्तर की ओर जब इक्वेटर की ओर फोर्स लगा तो बीच में जो भाग खाली था उसमें हिंद महासागर का निर्माण हो गया।
दोनों में अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रभावित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ और स्थल भाग समान गति से प्रभावित नहीं हो रहे थे। हमने देखा कि जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा था वो ज़्यादा दूर चला गया और जहाँ कम फोर्स लगा वो कम, इसलिए अटलांटिक महासागर एस के आकार के अंदर बना, क्योंकि जहाँ ज़्यादा फोर्स लगा है वहाँ दूर चला गया और जहाँ कम फोर्स लगा है वहाँ कम दूरी पर हुआ, इसलिए अटलांटिक महासागर एस के आकार का उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका की पश्चिम दिशा में विभिन्न दरों के प्रभाव के कारण हुआ है। ये अमेरिका की पश्चिम दिशा की प्रभाव के कारण मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ और आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव के हटने के कारण हुआ। पैंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण इसका आकार संकुचित हो गया तथा उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना, क्योंकि पैंथालासा चारों तरफ से दबाव पड़ा तो इसका जो अवशिष्ट भाग था वो प्रशांत महासागर बना। इस तरह से स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लीस्टोसीन युग में पूर्ण हो गया। इस आधार पर ये पूरा बना है। लेकिन इसके आधार पर साथ साथ में वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि पर्वतों का भी निर्माण हुआ है, ये चीज़ भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के सारे वैज्ञानिक बलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने से सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों में पश्चिम किनारे बलित हो गए और इस कारण से रॉकीज और एडिस पर्वत बन गए। लेकिन ये बाद में उसका आलोचना के भी कारण रहा, शिकार हुए, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि सियाल सीमा में रुकावट के कारण बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, बाद में सियाल सीमा की रुकावट के कारण ये जो वलित पर्वत है वो बने हैं, ये उसकी समस्या का कारण हुआ है। तो इन समस्याओं के आधार पर कार्बोनिफरस हिमानीकरण भी हुआ है। लेकिन इन सब तथ्यों के आधार पर ये सारे महाद्वीप, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियंस और तैतीस सागर का निर्माण हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक मोदी ने काफ़ी अथक प्रयास करके महाद्वीपों के विस्थापन की बात की है, और लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उनकी कमियों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कमियां ही रहती हैं, इसलिए उन कमियों को भी हम जो उजागर करेंगे। तो उसमें मुख्य जो कमियां हैं, इसकी आलोचना के कारण क्या रहे हैं, उसमें हम बिंदु प्रकाश डाल रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक ने सबसे पहले जिग्सा फिट की बात की है। उन्होंने कहा कि यदि अटलांटिक महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते, ये दोनों तटों को यदि आपस में लाते हैं, यदि अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को यदि आपस में यदि मिलाया जाता है तो इसमें 5 डिग्री का अंतर रह जाता है। तो इसका कारण ये है कि वो वहाँ उस पर जुड़े भी नहीं थे, ये इसकी एक कमी है। दूसरी उन्होंने कहा है कि प्रयुक्त बल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जो महाद्वीप और महासागर जो है विस्थापन हुए हैं, पहले वो कौन से बल था जिसके कारण वो विस्थापित नहीं हुए हैं, और बाद में कौन सा बल लगा जिससे कि महाद्वीप और महासागरों का विस्थापन हुआ और उसमें बीच में जो है सागरों का निर्माण हुआ। उसके बारे में वैज्ञानिक ने बताया कि चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीपों में पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुआ। जब वह वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब के करीब गुना अधिक है। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता है। इसका मतलब जितना बल लगाया है उसको, यदि बल को इतना लगाया, बताया कि इतना बल लगाया, इस तरह का बल गुरुत्व बल का महाद्वीप प्रवाह नहीं हो सकता है, इसलिए इस स्थल भाग आपस में मिल गए होंगे। दूसरा उन्होंने सियाल सीमा के बारे में बताया, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। उन्होंने विरोधाभास बातें की, कॉन्ट्राडिक्शन बात की। वैज्ञानिक ने पहले तो कहा परस्पर विरोधाभास बताएं कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, और बाद में जब पर्वतों की बात की तो उसने कहा कि सियाल सीमा पर रुकावट के कारण ये जो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। तीसरा, आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः हम पहले ही बता चुके हैं नहीं मिल सकते, जिग्सा फिट की बात की है। और अंतिम जो है इनका जो आलोचना का शिकार हुआ कि वैज्ञानिक महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने कहा कार्बोनिफरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा, या हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि कार्बोनिफरस युग में पेंजिया का विभन हुआ, और इयोसिन युग, कार्बोनिफरस युग में पेंजिया था और इयोसिन काल में इसका विभजन हुआ। तो इयोसिन काल भी बहुत लंबा समय था, कार्बोनिफरस भी जो है 8 करोड़ वर्ष का समय था। तो अब उसमें 8 करोड़ में कब तक इसका विस्थापन हुआ और इयोसिन में कौन से काल में हुआ, इसलिए स्थिर स्थिति नहीं होने के कारण इसकी आलोचना का शिकार हुई है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं वैज्ञानिक महाद्वीपों को जो विस्थापन सिद्धांत से जो विस्थापन के द्वारा
उनकी उत्पत्ति के बारे में बताने का भरसक प्रयास किया। धन्यवाद।